Hello guys, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग के इस वीडियो में हम एक एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट करेंगे। इस प्रोजेक्ट का गोल ये है कि हमें एक आइडिया हो जाए कि जब भी आप किसी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट से डील आउट करते हो तो वो कौन से स्टेप्स है जहाँ पे आपको गुजरना पड़ता है। सो दिस इज़ डे 10 जिसमें ये हम इंटायर प्रोजेक्ट करेंगे। अब पहले मुझे दिखाना होगा कि ये प्रोजेक्ट हम किस तरह इसका रिजल्ट क्या किस तरह आता है, फिर हम एंड टू एंड इस प्रोजेक्ट को कवर करेंगे। सो ये एक स्ट्रीमलेट वेब ऐप है। अब ये प्रोजेक्ट एक कॉन्क्रीट एज प्रेडिक्शन प्रोजेक्ट है, ठीक है। सीमेंट के अगर आपने एक सीमेंट लगाया है तो आप कुछ इनपुट फीचर्स देते हो, तो जो भी मॉडल हमने ट्रेन किया हुआ होगा वो यही बताएगा कि इस सीमेंट या कंक्रीट की एज इतनी है डेज में। तो सबसे पहले वो कह रहा है आपसे कि सीमेंट की वैल्यू क्या है, सीमेंट बनाते वक्त उसकी वैल्यू क्या थी। सो लेट्स से वी हैव 4.5 एंड सीमेंट बनाते वक्त आपने वाटर कितना इस्तेमाल किया था, तो लेट्स से 10.2। उसके बाद कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी है, या मतलब जब आपने सीमेंट बनाया और उस कंक्रीट को यानी उस सीमेंट को इस्तेमाल किया किसी रूम में या किसी बिल्डिंग में, तो अब उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अब ये आपको डेटा सेट में मिल जाएगा, ठीक है। वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स अ बिट लेटर। सो लेट्स से 3 पॉइंट समथिंग लाइक दिस। मैं एंटर करके यहाँ पे आता हूँ, इस बटन पे क्लिक करता हूँ एंड इट विल टेल अस दिस कॉन्क्रीट एज इन डेज, ये है 360, ठीक है। सो 360 डेज इस कॉन्क्रीट की एज है। सो दिस विल बी द एंटायर प्रोजेक्ट। ओके, सो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एनाकोंडा इंस्टॉल करके दिया था, पूरा तरीका बताया था मैंने आप लोगों को। सो आप लोग क्या करें, जुपिटर नोटबुक ओपन करें और वहां पे एक फोल्डर बनाएं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये हमारा एक फोल्डर है जिसमें आपने एक पाइथन 3 ओपन करना है और उसको एक नाम देना है डे 10 कॉन्क्रीट एज प्रेडिक्शन मॉडल यूजिंग मशीन लर्निंग। नाउ द वर्क फ्लो ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल बी कि सबसे पहले हमने कुछ लाइब्रेरीज यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, उसके बाद डेटा सेट को लोड करना है, कुछ क्वेश्चन करने हैं, कुछ ईडी है। नाउ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनके बारे में बिगिनर्स को पता नहीं है। सो डोंट वरी, वी विल एक्सप्लेन ऑल दिस। इस प्रोजेक्ट का सिर्फ ये मतलब है कि अगर आपको कंपनी में एक डेटा सेट दिया जाता है तो उसको आप किस तरह डील आउट करते हो, उसको आप किन किन स्टेप से गुजारते हो। दिस इज द एंटायर फ्लो। अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिगिनर्स को आइडिया नहीं है। सो ये मेरा एक सेल है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे दो लाइब्रेरी इंपोर्ट करता हूँ। सो इंपोर्ट numpy as np एंड इंपोर्ट pandas as pd। ये दो लाइब्रेरी हैं। आई थिंक बिगिनर्स को अगर आइडिया नहीं है तो डोंट वरी, ये दो लाइब्रेरी मशीन लर्निंग के हर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब इन लाइब्रेरीज को आपने किस तरह इंस्टॉल करना है, तो आप cmd में जाएं। cmd में जाने के बाद यहाँ पे लिखे पिप, लेट मी जूम इन, पिप इंस्टॉल numpy, एंटर करें। तो जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे आपका ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मेरे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई है। और पेंडास भी आप बिल्कुल इसी तरह इंस्टॉल करना, पिप इंस्टॉल पेंडास, ठीक है। ये करने के बाद अब मैं इस सेल को रन करता हूँ, प्रेसिंग शिफ्ट एंड एंटर। सेल रन करने के बाद अब मैं सबसे पहले डेटा को यहाँ पे लाता हूँ। तो मैं डेटा को एक नाम देता हूँ, कॉन्क्रीट विल बी इक्वल टू pd डॉट रीड। एक्सेल फॉर्मेट में है तो मैं यहाँ पे एक्सेल का इस्तेमाल करूंगा। नाउ डोंट वरी कि ये पेंडास क्या है, इनको हम डिटेल के साथ एक नए प्लेलिस्ट में देखेंगे, बट अगर आपको आइडिया है दैट्स ओके। ओके, अब मेरे डेटा सेट का नाम है कॉन्क्रीट डेटा। अब ये डेटा आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको ये डेटा सेट मिल जाएगा इंटरनेट पर। तो आप यहाँ पे लिखना कॉन्क्रीट डेटा सेट एंड एंटर। तो दिस क्लिक ऑन दिस फर्स्ट लिंक, इस फोल्डर पे क्लिक करें, डेटा फोल्डर, और क्लिक ऑन दिस कॉन्क्रीट डेटा डॉट एक्सएल। ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद मैंने जो पिछले वीडियो में आपको प्रोसीजर बताया था कि अपलोड पे क्लिक करना, अपलोड पे क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड पे जाना, जहां पे आपका डेटा होगा आप सिंपली वहां से ओपन करना।
लेकिन इस जो डेटा मैं यूज करने वाला हूं और जो डेटा आप लोगों ने डाउनलोड किया है उसमें फर्क है, क्योंकि उस डेटा को डाउनलोड करने के बाद मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं इस प्रोजेक्ट को आसान बनाने के लिए। तो मैं क्या करता हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैं आप लोगों के साथ इस डेटा सेट और इस इंटायर प्रोजेक्ट की कोडिंग को आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, फिर आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके, सो कॉन्क्रीट में जाने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉन्क्रीट, जो मेरे डेटा का नाम है, उसको एंटर करता हूँ। अब जब भी आप अपने डेटा सेट को देखना चाहते हो कि उसके अंदर है क्या, तो आपको लिखना होगा कॉन्क्रीट, पेंडास का एक फंक्शन है हेड, वो लगाना होगा। तो ये रहा आपका डेटा। तो ये आपको फर्स्ट 5 रोज दिखाएगा 0 to 4। अब इस डेटा सेट में हमारे पास 4 फीचर हैं, ठीक है, 4 कॉलम है, सीमेंट, वाटर, डे एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो डे, सीमेंट, वाटर, स्ट्रेंथ है, ये हमारे इनपुट फीचर्स होंगे। एक्चुअली इस पर मैंने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है जहाँ पे मैंने स्ट्रेंथ बताया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे मैंने एक फ्लास्क वेबसाइट भी बनाया है। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो इस प्रोजेक्ट का गोल है वो ये है कि आप बिगिनर्स को एक आइडिया हो जाए कि प्रोजेक्ट के साथ हम किस तरह डील आउट करते हैं। ओके, तो मैंने उल्टा किया है, यहाँ पे मैं एज को यहाँ पे प्रेडिक्ट करूंगा। ओके, अब इस डेटा को आने के बाद हमें ये आइडिया होना चाहिए कि ये सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है या अनसुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है। तो सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम में मैंने बताया था कि अगर आपका डेटा जो है वहाँ पे फीचर्स है एंड लेबल्स है, मतलब एक लेबल डेटा सेट है, तो वो एक सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपके डेटा सेट अनलेबल डेटा है तो फिर वो एक अनसुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे आपके इनपुट फीचर्स भी हैं, सीमेंट, वाटर एंड स्ट्रेंथ, एंड आपका आउटपुट वेरिएबल डे भी है। सो ये एक अनसुपरवाइज लर्निंग सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है। अब अगर ये सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है, तो सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने बताया था कि रिग्रेशन प्रॉब्लम वो होते हैं जहां पे आउटपुट वेरिएबल यानी लेबल आपका कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, कैटेगोरिकल नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पे आपका आउटपुट वेरिएबल कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो वो आपका क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, आपको 6 क्वेश्चन खुद से पूछने हैं इस डेटा सेट से डील करते वक्त। जब भी आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, प्रोजेक्ट को आप यहाँ पे इंपोर्ट करते हो डेटा सेट को, तो आप खुद से 6 क्वेश्चन करना। सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि इस डेटा सेट के अंदर कितने रोज हैं। तो उसके लिए आपके पास एक फंक्शन है, अगर मैं कॉन्क्रीट यहाँ पे लगाओ और उस पर लगाओ शेप को, तो ये मुझे बताएगा कि आपके डेटा सेट के अंदर 1030 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, आप इस डेटा सेट में नल वैल्यू देखना। सो मैं यहाँ पे अगर कॉन्क्रीट पे एक फंक्शन है पेंडास का इज नल और उस पर सम लगाओ, तो ये मुझे बताएगा कि जितने भी फीचर्स हैं उनके आगे 0 है, मतलब यहाँ पे कोई नल वैल्यू नहीं है। उसके बाद अगर मैं डुप्लीकेट देखना चाहता हूँ, लेट्स से कॉन्क्रीट डॉट डुप्लीकेट यहाँ पे लगाऊंगा कोई रिपीटेड वैल्यू, तो यहाँ पे टोटल 28 रिपीटेड वैल्यूज हैं। अब मुझे इनको रिमूव करना होगा। रिमूव इसलिए क्योंकि मेरा मॉडल फिर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो मैं कैसे करूंगा, बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे कॉन्क्रीट लगाऊंगा, उस पर लगाऊंगा ड्रॉप डुप्लीकेट्स, ठीक है, और उसके अंदर इन प्लेस में दूंगा ट्रू। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है कि हमने इन प्लेस यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया, ये डुप्लीकेट्स हम क्यों यूज करते हैं, जस्ट फॉरगेट, वीडियो को जस्ट देखो, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। इन प्लेस हम तब लगाते हैं जब हम एक एक्शन हमेशा के लिए परफॉर्म करना चाहते हैं। मैं इन 28 वैल्यूज को अपने डेटा सेट से हमेशा के लिए रिमूव करना चाहता हूं, तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे इन प्लेस विल बी इक्वल टू ट्रू एंड वी विल सी इन फ्यूचर वीडियोस ऑल दिस थिंग्स। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से पूछूंगा, अपने डेटा सेट का कुछ इन्फो लूंगा। तो उसके लिए मेरे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है इन्फो, वो लगाऊंगा। तो ये मुझे बताएगा कि आपके डेटा सेट के अंदर जो सीमेंट कॉलम है उसके अंदर 1002 वैल्यूज हैं एंड ये फ्लोट टाइप का है। इसी तरह वाटर, डे एंड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से पूछ सकते हो कि मेरे डेटा सेट की मैथमेटिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स। तो पेंडास एक फंक्शन आपको प्रोवाइड करता है, अगर आप वो यहाँ पे इस्तेमाल करते हो डिस्क्राइब, तो वो आपको स्टैटिस्टिक बताएगा। अब यहाँ पे एक चीज पॉइंट करनी है आप लोगों ने
ये सिर्फ उन कॉलम्स की स्टैटिस्टिक बताता है जो न्यूमेरिकल हो। क्योंकि हमारे डेटा सेट में सारे के सारे कॉलम न्यूमेरिकल हैं, इसलिए उसकी स्टैटिस्टिक हमें बताएगा। अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं लाइक काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, परसेंटाइल 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे सीमेंट फीचर के अंदर टोटल 1002 वैल्यूज हैं। ठीक है, काउंट ये बताता है कि हर फीचर के अंदर टोटल वैल्यूज या रोज कितने हैं। ठीक है, मीन ये बताता है कि अगर आपके सीमेंट के अंदर टोटल 1002 वैल्यूज हैं तो उनका एवरेज क्या है। एवरेज मीन, अगर आपने स्टैटिस्टिक पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा, तो एवरेज 228 है। और बाकी फीचर्स के लिए भी आप देख सकते हो। स्टैंडर्ड डिविएशन ये बताता है कि अगर आपके सीमेंट फीचर के अंदर टोटल 1002 वैल्यूज है तो उनमें स्कैटरनेस कितना है, गैप कितना है। लेट मी एक्सप्लेन यू। अब यहाँ पे देखो सीमेंट के अंदर टोटल 540 एंड 540 या 332। अब इस 540 एंड 332 में कितना स्कैटरनेस है, कितना गैप है। ठीक है, इसी तरह 198 एंड 132 में कितना गैप है। सो ये इनका एवरेज बताता है कि आपके सीमेंट वाले फीचर में जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 104 पॉइंट समथिंग है। एंड यू कैन सी फॉर ऑल अदर फीचर्स एज वेल। मिनिमम वैल्यू ये बताता है कि आपके हर फीचर के अंदर जो स्टार्टअप वैल्यू है वो कितनी है। एंड यू कैन आल्सो सी दिस थिंग एज वेल। ठीक है, उसके बाद ये आपको बताता है मैक्सिमम वैल्यू कि आपका जो हर फीचर के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है वो किस नंबर पर है। सो वो भी आप देख सकते हो। फर्स्ट परसेंटाइल, सेकंड परसेंटाइल, थर्ड परसेंटाइल का ये मतलब है कि अगर आपके सीमेंट वाले कॉलम के अंदर टोटल 1002 वैल्यूज हैं तो वहां पे कुछ ऐसे वैल्यू है जो 190 से कम है और उनकी परसेंट है 25%। यानी 25% ऐसे वैल्यू है जो आपकी 190 से कम है। एंड 50% ऐसे वैल्यू है जो 263 से कम है। एंड 75% ऐसे वैल्यू है जो 348 से कम है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछना है वो ये है कि आप अपने फीचर्स के दरमियान कोरिलेशन देखिए। तो उसके लिए आपको लगाना होगा कॉन्क्रीट पे एक फंक्शन जो कि है कोरिलेशन। ये बताएगा हर फीचर का, हर कॉलम का दूसरे कॉलम के साथ कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है, ये किस तरह काम करता है, कौन सी कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे देखेंगे, डोंट वरी। बट आपको इस हर प्रोजेक्ट में ये चीज देखनी होगी। सीमेंट का खुद के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन है। कोरिलेशन करते वक्त आपके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन ऑलमोस्ट 1 में होता है, नेगेटिव कोरिलेशन आपको नेगेटिव में मिलता है। सो खुद के साथ तो हर फीचर का यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर देखा जाए वाटर के साथ पॉजिटिव है, लेकिन हमने देखना है कि सीमेंट का वाटर के साथ देखा जाए तो नेगेटिव कोरिलेशन है, सीमेंट का डे के साथ अगर देखा जाए तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव तो नहीं है बट बहुत कम है। इसी तरह सीमेंट एंड स्ट्रेंथ का कोरिलेशन कुछ हद तक अच्छा है। इसी तरह बाकी भी आप देख सकते हो। ओके, ये तो थे फर्स्ट 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप आपने करना है अपने प्रोजेक्ट पे कुछ ईडीए। ईडीए का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ईडीए और यहाँ पे एस्केप एम प्रेस करके तो ये मुझे हेडिंग देगा, शॉर्टकट है। ठीक है, ईडीए का मतलब है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। अब अगर मैं यहाँ पे अपना डेटा सेट दिखाऊं कॉन्क्रीट डॉट हेड, तो मेरे पास एक आउटपुट वेरिएबल है डे। मैं चाहता हूं कि मैं इसको विजुअलाइज कर सकूं। तो विजुअलाइजेशन की मशीन लर्निंग में आपके पास 2 लाइब्रेरीज है, लेकिन मैं यहाँ पे एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल करूंगा, सीबॉर्न। इसको भी हम आगे डिटेल के साथ देखेंगे। सीबॉर्न को मैं इंपोर्ट करता हूँ एज एन एसएनएस। इस सेल को रन करके यहाँ पे अगर मैं कॉन्क्रीट लगाऊं, कॉन्क्रीट या, और कंक्रीट के अंदर अगर मैं पास करूं डे वाला कॉलम, देन यू वुड सी कि आपके पास इतने सारे वैल्यूज आ गए। अब मैं इस पे एक फंक्शन लगाता हूं वैल्यू काउंट्स और रन करता हूं। रन करने के बाद ये मुझे बताएगा कि आपके डे वाले कॉलम में जितने भी टोटल डेज हैं वो आपको बताएगा। सो टोटल वी हैव फर्स्ट डे से लेकर टोटल वी हैव 365 डेज, क्योंकि ये लास्ट बड़ा वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे जो 28 डेज है वो उनकी नंबर सबसे ज्यादा है। अब इस चीज को मैं विजुअलाइज कर दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे एसएनएस के अंदर एक फंक्शन, एक प्लॉट है काउंट प्लॉट, उसके अंदर मैं पास करता हूं कॉन्क्रीट डेटा का डे वाला कॉलम।
सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर और इसको रन करता हूं तो ये यहाँ पे sns.count प्लॉट, अगर मैं इसको x पे पास कर दो, हाँ अब ठीक है। अब मैं इसको जूम आउट करता हूं। अब देखना, जैसे कि मैंने बताया कि आपके x एक्सेस पे डे है एंड y एक्सेस पे इनकी काउंट। सो जो 28 डे है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जिनकी तादाद है 400, और बाकी डेज को भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी तरह आप डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना चाहूँ तो मेरे पास एसएनएस के अंदर एक डिस्ट नाम से प्लॉट है, उसके अंदर मैं कॉन्क्रीट पास करूंगा। कॉन्क्रीट के अंदर मैं यहाँ पे जो स्ट्रेंथ कॉलम है वो पास करूंगा और इसको रन करूंगा। रन करने के बाद ये मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन देगा स्ट्रेंथ कॉलम के तमाम वैल्यूज का। सो ओवरऑल इस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अगर आप डेटा सेट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैटिस्टिक में आपने पढ़ा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आप गैसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हो। सो इवन तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो कॉलम है स्ट्रेंथ, ये एक कुछ हद तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो ये पार्ट जो होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। अब ये इतना सिंपल नहीं है, ये मैंने सिंपल रखा है, इसमें बहुत कुछ है जो आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में मिल जाएंगे। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स, वहां पे कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट है। ये जस्ट फॉर बिगिनर्स है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने अपने डेटा सेट को x एंड y में डिवाइड करना है। इसका क्या मतलब है? सो ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट यहाँ पे आपने मारनी है। मैं दिखाता हूं, क्योंकि मैंने बताया था कि इनपुट फीचर्स हम x को देते हैं। पिछले कई वीडियो में मैं बता चुका हूं x को हम क्या देते हैं, मैं बता देता हूं, पहले मुझे लिखने दो। मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूं डे वाले कॉलम को और एक्सेस रखता हूं 1। अब ये एक्सेस मैंने 1 क्यों रखा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे कॉन्क्रीट डेटा सेट के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं, टोटल 4 कॉलम्स हैं, उनमें से डे वाले कॉलम को हटाओ और बाकी जो 3 कॉलम्स हैं वो एक्स को दे दो। इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉप लगाया। अब जब हम ड्रॉप लगाते हैं तो हम एक्सेस पास करते हैं कि आप रो वाइज ड्रॉप करना चाहते हो या कॉलम वाइज। तो अगर आप रो वाइज ड्रॉप करना चाहते हो तो आपको 0 लगाना होगा, अगर आप कॉलम वाइज ड्रॉप करना चाहते हो तो आपको 1 लगाना होगा। उसके बाद मैं अपने इस आउटपुट वेरिएबल को, जिसको मैं लेबल कहता हूं, जो कि डे है, ये मैं अपने y वाले वेरिएबल को दूंगा। अब अगर मैं x पे शेप लगाऊं देन यू वुड सी कि इसमें टोटल वैल्यूज रोज आ गए, लेकिन जस्ट 3 फीचर्स का। अगर मैं y पे लगाऊं शेप देन यू वुड सी कि इसमें लास्ट वाला कॉलम जो कि डे है, आउटपुट वेरिएबल है, वो आ गया। उसके बाद हम करते हैं डेटा सेट को 80% एंड 20% में स्प्लिट। हम 80% डेटा से अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, 20% डेटा से अपने मॉडल को टेस्ट करेंगे। तो आप कैसे करोगे? इसके लिए आपको sklearn लाइब्रेरी है, इसको भी हम आगे देखेंगे। उसकी एक क्लास है मॉडल सिलेक्शन, उसे इंपोर्ट करना है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इंपोर्ट करने के बाद आपको इसको रन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 वेरिएबल बनाने हैं। एक को अपने नाम देना है x ट्रेन, दूसरे को अपने नाम देना है x टेस्ट, तीसरे को अपने नाम देना है y ट्रेन, चौथे को अपने नाम देना है y टेस्ट, और आपने इसको इक्वल करना है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन के। अब ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन क्या करता है कि आपसे इनपुट फीचर्स एंड आउटपुट वेरिएबल लेता है, और हमारे इनपुट फीचर है x में और आउटपुट वेरिएबल है y में। मतलब जितने भी इनपुट फीचर्स होंगे वो इसमें आ जाएंगे और जितने भी आउटपुट वैल्यूज है वो इनमें आ जाएंगे। लेकिन अब हमने बताना है अपने इस फंक्शन को कि आपने 80% डेटा देना है x ट्रेन एंड y ट्रेन को, यानी ट्रेनिंग सेट को, और 20% डेटा आपने देना है x टेस्ट एंड y टेस्ट को। तो उसके लिए आपको इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास करना होगा, पैरामीटर भी आप कह सकते हो, जो कि है टेस्ट साइज, और मैं यहाँ पे 0.2 डालता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा इंटायर डेटा सेट 100% है। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट साइज मेंशन करता हूँ 0.2, तो इसका मतलब है कि टेस्ट साइज में 20% डेटा चला जाएगा और बाकी 80% डेटा ऑटोमेटिकली ट्रेन टेस्ट स्प्लिट देगा ट्रेन सेट को। ठीक है, और यहाँ पे हम एक और पास करते हैं रैंडम स्टेट। ये हम इसलिए पास करते हैं ताकि जो मेरा आउटपुट हो वो आपके आउटपुट से मैच करे, बाकी इसका कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, आप ये कोई भी रख सकते हो, आप इसको 100 भी रख सकते हो, 102 भी रख सकते हो, मैंने 2 रखा। ठीक है, नेक्स्ट
डेटा स्प्लिट करने के बाद अब आपको मॉडल को करना है ट्रेन, आपको मजीद कोई काम नहीं करना है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है। तो हमारे पास मशीन लर्निंग में एल्गोरिदम दो तरह के होते हैं, रिग्रेशन वाले, क्लासिफिकेशन वाले। तो मैं आज आप लोगों को ट्रेन करके दूंगा 4 एल्गोरिदम, जिसका भी रिजल्ट अच्छा होगा उसको हम अपने वेबसाइट के लिए सेलेक्ट करेंगे। सो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक कमेंट मारता हूं और ट्रेनिंग मॉडल्स, और यहाँ पे मैं इस कैप बटन दबा के एम प्रेस करके शिफ्ट एंटर करता हूं। उसके बाद मैं यहाँ पे sklearn से हम जितने भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम इंपोर्ट करते हैं वो इस लाइब्रेरी से इंपोर्ट करते हैं। sklearn डॉट, अगर मुझे लीनियर रिग्रेशन से इंपोर्ट करना है तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा लीनियर रिग्रेशन। अब इन एल्गोरिदम्स को हम बड़े डिटेल के साथ पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियो में। रीज रिग्रेशन, ये सारे के सारे रिग्रेशन वाले एल्गोरिदम हैं, ये बड़े कॉन्सेप्ट है जिनको हम डिटेल के साथ समझेंगे, ठीक है। इन पे कई वीडियो हम बनाएंगे। उसके बाद फ्रॉम sklearn डॉट ट्री से मैं इंपोर्ट करता हूँ रैंडम, नॉट रैंडम, डिसीजन ट्री रिग्रेसर, और उसके बाद मैं sklearn डॉट इंसेंबल टेक्निक से इंपोर्ट करता हूँ रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, और इसको मैं रन करता हूँ। अब इन मॉडल्स को ट्रेन करने के बाद मुझे इनकी एक्यूरेसी भी चेक करनी है, तो उसके लिए आपको इंपोर्ट करना है फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस क्लास से। अब रिग्रेशन प्रॉब्लम के एक्यूरेसी चेक करने वाले अपने मेथड्स हैं और क्लासिफिकेशन के अपने। तो अगर आप रिग्रेशन से डील करते हो तो आपको यहाँ पे 2 चीजें इंपोर्ट करनी है, मीन स्क्वायर्ड एरर एंड R2 स्क्वायर एरर, और इनको भी हम डिटेल के साथ प्रैक्टिकली बिहाइंड मैथमेटिक्स हर चीज आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं 4 एल्गोरिदम, 1 2 3 4 5, ओके 5 एल्गोरिदम्स। अब मैं इन सब को सेपरेटली अपने एक्स टेस्ट वाई ट्रेन पे टेस्ट नहीं कर सकता। मैं क्या करता हूं, मैं एक लूप चलाऊंगा ताकि सारा का सारा काम इसी में हो जाए। अब सबसे पहले तो मुझे एक मॉडल, एक डिक्शनरी बनानी होगी ताकि मैं उसके अंदर इन तमाम मॉडल्स को पास कर सकूं। अब डिक्शनरी के अंदर पाइथन में आपको मालूम होगा कि एक होता है की, एक होता है वैल्यू। तो की में मैं देता हूं LR, LR का मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और उसके आगे मैं वैल्यू पास करता हूं, सॉरी लीनियर रिग्रेशन, और इसको मैं पास करता हूं लीनियर रिग्रेशन। दूसरे की में मैं डाल रहा हूं LSS मतलब लासो, और वैल्यू में मैं पास करता हूं लासो, ठीक है। और तीसरे की में मैं पास करता हूं रिज, और वैल्यू में मैं पास करता हूं रिज। एंड चौथे की में नंबर 4 की पे हम पुट करने वाले हैं, लेट मी जूम आउट अ बिट, डिसीजन ट्री क्लास रिग्रेसर, डिसीजन ट्री रिग्रेसर, और यहाँ पे वैल्यू में हम डिसीजन ट्री रिग्रेसर पास करते हैं। एंड लास्ट की में हम पास करने वाले हैं रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, शॉर्ट नाम में यहाँ पे दे रहा हूं। अब ये इनर नेम आप चेंज कर सकते हो, ये डिपेंड है आप पे, ठीक है। रैंडम क्लासीफायर। अब मेरे सारे के सारे एल्गोरिदम इस मॉडल्स के अंदर है, तो फायदा ये हुआ कि अब मैं एक सिंगल लूप लगाऊंगा जिसका काम ये होगा कि हर बार चलने पे वो एक की उठाएगा और एक पूरा का पूरा मॉडल उठाएगा। सो मैं यहाँ पे 2 चीजें बताऊंगा, एक नेम, एक MOD मॉडल, किसके अंदर, मॉडल डिक्शनरी के अंदर। लेकिन जब हम डिक्शनरी से डील आउट करते हैं लूप के अंदर तो हम यहाँ पे आइटम्स पास करते हैं। आइटम इसलिए पास करते हैं क्योंकि डिक्शनरी के अंदर 2 चीजें हैं पेयर वाइज, की एंड वैल्यू। तो मैं एक साथ लूप के चलने पे की यानी लीनियर रिग्रेशन और उसका वैल्यू उठाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मेरे सारे के सारे मॉडल है MOD के अंदर, तो मैं इस MOD के अंदर फिट करूंगा। इसके अंदर एक फंक्शन है फिट, मेरा एक्स ट्रेन जो 80% डेटा है और वाई ट्रेन, मतलब मैंने वाई 80% डेटा से अपने इस मॉडल को ट्रेन किया। अब ये लूप 5 टाइम्स चलेगा और हर बार चलने पे इन सारे के सारे एल्गोरिदम को 80% डेटा से ट्रेन करेगा। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वाई, नॉर्मली हम वाई ट्रेड बनाते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हो। जो मॉडल 80% डेटा से ट्रेन हुआ अब मैं उसको टेस्ट करना चाहता हूं, उससे सॉरी नॉट टेस्ट, प्रेडिक्ट करना चाहता हूं। जो मैंने 20% बचा के रखा है इनपुट फीचर्स का एक्स टेस्ट, यहाँ पे आपने इनपुट फीचर देना है ना कि आउटपुट फीचर। आउटपुट वेरिएबल वो वाई टेस्ट में है। मैंने 80% डेटा से ट्रेन किया, चाहे वो इनपुट फीचर्स थे या आउटपुट वेरिएबल, अपने मॉडल को।
अब मैं उसे प्रेडिक्ट करवाना चाहता हूं, ठीक है। तो प्रेडिक्ट करने के बाद अब मैं कंपैरिजन करूंगा। तो कंपैरिजन में किस तरह करूंगा? कंपैरिजन में एक प्रिंट स्टेटमेंट यहां पे लगाऊंगा और उसके बाद पाइथन का फॉर्मेट दूंगा, ठीक है। फॉर्मेट के अंदर हम कुछ इस तरह पहले नेम पास करते हैं। मैं चाहता हूं कि हर बार लूप चलने पे पहले हर मॉडल का नेम प्रिंट हो जाए। उसके बाद मैं चाहता हूं कि ये चीज प्रिंट हो जाए और उसके बाद मैं एक मीन स्क्वायर्ड एरर के नाम से एक मैसेज प्रिंट करना चाहता हूं और उसके बाद मैं प्रिंट करना चाहता हूं यहाँ पे मीन स्क्वायर्ड एरर जो हमने इंपोर्ट किया था ऊपर, अगर आपको याद है मीन स्क्वायर्ड एरर। अब ये चीज इन मॉडल्स की एक्यूरेसी मुझे बताएगा, ठीक है। सो इसके अंदर मैं दो चीजें पास करूंगा, एक वाई ट्रू जिसको आप वाई टेस्ट कहते हैं, जो मैंने बचा के रखा है। अब इस वाले डेटा को मॉडल ने नहीं देखा है, मॉडल को कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, लेकिन मॉडल 80% डेटा से ट्रेन हो चुका है, 20% डेटा से इसने प्रेडिक्ट मारा है और वो सारा का सारा प्रेडिक्शन इसके अंदर है। अब मैं जो मैंने बचा के रखा है और जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है उनकी कंपैरिजन करना चाहता हूं यूजिंग मीन स्क्वायर्ड एरर। अब अगर ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होता तो मैं यहाँ पे कुछ और इंपोर्ट करके वो यूज करता है, एक्यूरेसी स्कोर जिसे हम कहते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो रिग्रेशन प्रॉब्लम में हम मीन स्क्वायर्ड एरर यूज करते हैं और ये क्या है इसको हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है वो, अब इन दोनों की कंपैरिजन होने के बाद मैं इससे बाहर आके यहाँ पे एक और मैसेज प्रिंट करता हूँ जो कि होगा R2 स्कोर। अब मैं चाहता हूँ कि इसके आगे मैं फॉर्मेट में जो मैंने R2 इंपोर्ट किया था वो डालूं, ठीक है। अब ये भी आपसे यही दो चीजें लेते हैं, वाइट ट्रू जो आपने बचा के रखा है और जो मॉडल ने प्रेडिक्ट मारा है। अब इसको मैं रन करता हूं। रन करने के बाद हर एल्गोरिथम का रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब ये कैसे हुआ और मुझे क्या आइडिया होगा इस चीज को समझना जरूरी है। सबसे पहले नाम लीनियर रिग्रेशन ट्रेन होने के बाद उसका जो मीन स्क्वायर्ड एरर है वो ये है जो कि बहुत ही बेकार है और उसका जो R2 स्कोर है वो 0.15 है। इसी तरह लासू का भी देख सकते हो, रिच का भी देख सकते हो, डिसीजन ट्री रिग्रेसर एंड रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर का भी आप देख सकते हो। लेकिन मुझे कौन सा मॉडल अब यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा? मुझे कैसे आइडिया होगा कि यहाँ पे जो बेस्ट परफॉर्मेंस है, बेस्ट मीन स्क्वायर्ड एरर है या बेस्ट R2 स्कोर है वो किस मॉडल का है? तो यहाँ पे जब भी आप रिग्रेशन प्रॉब्लम से डील करते हो और वहां पे आप यूज करते हो मीन स्क्वायर्ड एरर एंड R2 स्कोर, तो आप उस मॉडल को सेलेक्ट करना जिसका मीन स्क्वायर्ड एरर सबसे कम हो, मीन स्क्वायर्ड एरर सबसे कम हो और R2 स्कोर सबसे हाई हो। अब खुद आइडिया लगाना, यहाँ पे 2136 है, 2134 है, 2136 है, 3585 है, 1752 दिस इज स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये सबसे छोटी वैल्यू है। और रूल कहता है कि आप उस एल्गोरिथम को सेलेक्ट करना जिसकी मीन स्क्वायर्ड एरर सबसे कम हो और ये सबसे कम है। लेकिन हमें ये चीज भी कंपेयर करनी होगी। अगर देखा जाए तो ये 0.15, 0.15, 0.15, 0.40 ये तो बिल्कुल ही कम है, इसको हम इग्नोर मारते हैं। लेकिन ये सबसे हाईएस्ट है 0.30, सो 30 वाला हम सेलेक्ट करेंगे। तो ओवरऑल हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जो रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर है इसका मीन स्क्वायर्ड एरर सबसे कम है और इसका R2 स्कोर सबसे हाई है, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट करना है। अब आप इसको कैसे सेलेक्ट करोगे? तो मैं ये दो लाइंस ऑफ कोड कॉपी करता हूं, यहाँ से Ctrl+C, सिलेक्शन यहाँ पे जाता हूं, इसको पेस्ट करता हूं। अब मुझे इस चीज को रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर विल बी इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। वही सेम स्टेप में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मॉड के बजाय होगा RFR और यहाँ पे भी RFR और इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। मैंने सबसे पहले रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसको 80% डेटा से ट्रेन किया और 20% डेटा से प्रेडिक्ट मारा। अब सारा प्रेडिक्ट इसके अंदर है। अब इसी ही मॉडल को मैंने यहाँ से पिकल करना है। पिकल मतलब मैंने क्यों इसको यहाँ से उठाना है। तो अब जो भी हमारा मॉडल ट्रेन है वो ये मॉडल है RFR। इसको मैं अपने किसी भी एप्लीकेशन में यूज कर सकता हूं। अगर कंपनी चाहता है कि आपने इसको एंड्रॉइड ऐप में यूज करना है तो मैं इसको एक ऐसे फाइल में कन्वर्ट करूंगा जहां पे मैं इसको यूज कर सकूं। अगर आपने वेबसाइट में यूज करना है तो भी, तो उसके लिए पाइथन आपको एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है पिकल। इस पिकल का इस्तेमाल करके आप इसको यहाँ से डंप कर सकते हो और ये चीजें आपको वक्त के साथ बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अगर आप बिगिनर है तो फिलहाल के लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। फर्स्ट टाइम हम भी इन हालात से गुजरे हैं, हमें भी कोई आइडिया नहीं था, बट वक्त के साथ जब आप 1-2 प्रोजेक्ट करोगे तो हर चीज आपके लिए आसान होती जाएगी।
ओके इसके अंदर आपको सबसे पहले पास करना है RFR जो आपका मॉडल ट्रेन है। ये दूसरा आर्गुमेंट आपसे लेता है ओपन के अंदर आप इस मॉडल को एक नाम दे दें। इस RFR को किस फॉर्म में सेव करना चाहते हो, तो मैंने नाम दिया है मॉडल, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, नूर आपने नाम दे सकते हो, लेकिन मैंने मॉडल दिया। इसको मैं फॉर्मेट देता हूँ पिकल वाला, क्योंकि ये पिकल लाइब्रेरी का फॉर्मेट है। लेकिन ये दूसरा आर्गुमेंट आपसे लेता है बाइनरी, चूंकि मैंने इसको यहां से राइट करना है तो मैं WB लिखूंगा, इसका मतलब है राइट बाइनरी मोड। और इसको जब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो अगर मैं अपने इस वाले फोल्डर में जाऊं तो यू वुड सी यहाँ पे model.pkl आ गया। अब मुझे इस इंटायर नोटबुक की जरूरत नहीं है, मैं इसको बिल्कुल यूज नहीं करूंगा, कब जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा फॉर्मेट आ गया कि मैं अपने वेबसाइट में इसको यूज कर सकूं। नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि इस मॉडल के लिए हमने एक फ्रंट एंड यानी एक छोटा सा वेब ऐप बनाना है कि वहां पे यूजर जो भी इनपुट देगा उस इनपुट को हम वहां से उठा के अपने मॉडल के साथ कंपेयर करके प्रेडिक्ट करके उसको एक रिजल्ट जनरेट करके देंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पाइचार्म ओपन किया है। पाइचार्म एक IDE है जो मोस्टली लोग डेटा साइंस वाले लोग पाइथन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप कोई भी यूज कर सकते हो, आप VS कोड को भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप पाइचार्म यूज करना। अब अगर आप बिगिनर है, आपको आइडिया नहीं है कि पाइचार्म हम कैसे यूज करें, तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है और वहां पे लिखना है, टाइप करना है डाउनलोड पाइचार्म। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आप पाइचार्म को डाउनलोड करना। फिर भी अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि मैंने इसको किस तरह इंस्टॉल करना है, तो आप यूट्यूब से एक दो वीडियो देख लेना, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी फोल्डर हमने बनाया था उसी फोल्डर को मैंने पाइचार्म में ओपन किया है। इसको किस तरह ओपन करते हैं, आप फाइल में जाए, फाइल में जाने के बाद ओपन पे जाए, ओपन में जाने के बाद जहां पे भी आपका फोल्डर हो, लेट से ई में था हमारा, ई डायरेक्टरी में था, और वहां पे इस वाले फोल्डर के अंदर जो 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग है इसके अंदर था, इसके अंदर यही वाला था कॉन्क्रीट एज प्रेडिक्शन। इसको सेलेक्ट करके इस ओके वाले बटन पे क्लिक करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ मसले हैं, वो मसले मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले काम यहाँ पे करें कि इस वाले पे जाके न्यू पे जाए, न्यू के बाद पाइथन पे जाए और यहाँ पे app.py बनाए, क्योंकि हम एक वेब ऐप बनाने वाले हैं। और इस वेब ऐप को आप कई तरीकों से बना सकते हो। पाइथन में आप 3 तरीकों से बना सकते हो। नंबर 1 जेंगो का इस्तेमाल करके एक वेबसाइट बना सकते हो इसके लिए। नंबर 2 आप फ्लास्क का इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 3 एक वेब ऐप लाइब्रेरी है स्ट्रीमलिट, इसका भी हम इसी वेबसाइट में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप एंड टू एंड बड़े जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है उनको देखना चाहते हो, वैसे ये भी एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है, कम नहीं है, बट स्टिल अगर आप बड़े बड़े एंड टू एंड प्रोजेक्ट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में जाइए, वहां पे एक प्लेलिस्ट है मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स, वहां से आपको फ्लास्क वाले जेंगो वाले हर चीज मिल जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे पहला काम आपने ये करना है कि आप अपने टर्मिनल में जाएं। ठीक है, टर्मिनल में जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट। ये एक लाइब्रेरी है, इसको अपने यहाँ पे इंस्टॉल करना है। चूंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ सो इट विल नॉट टेक मच टाइम। ठीक है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। सेकंड नंबर पर आपने लिखना है पिप इंस्टॉल numpy, इसको भी आप इंस्टॉल करना। अगर आपने यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया है तो वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे बनता है, ये थोड़ा सा टीडियस टास्क है, इसके लिए भी आप गाइड ले सकते हैं। उसके बाद पिप इंस्टॉल scikit-learn, कुछ इस तरह आप टाइप करना और एंटर करना। क्योंकि मेरे वाले ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये यहाँ पे टाइम नहीं ले रहा। और एक काम आपने और करना है, पिप इंस्टॉल शुड बी इंस्टॉल पिकल लाइब्रेरी को भी आपने यहाँ पे इंस्टॉल करनी है। तो मैं इस चीज को यहाँ से रिमूव करता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है स्ट्रीमलिट को एज st, और उसके बाद आपने इंपोर्ट करना है numpy को एज np। उसके बाद आपने इंपोर्ट करना है pandas को एज pd, दिस शुड बी इंपोर्ट। ओके, एंड उसके बाद आपको इंपोर्ट करना है पिकल। अब हमने एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल की scikit-learn, तो उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट क्यों नहीं करने वाला, क्योंकि वो इसलिए मैंने एक मॉडल पिकल किया है और वो मॉडल ये आ रहा है और वो scikit-learn में बना है वो मॉडल, इसलिए मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज यहाँ पे वो मैं यूज नहीं करने वाला। नेक्स्ट काम अपने यहाँ पे ये करना है, लेट मी रिमूव दिस थिंग। नेक्स्ट काम अपने यहाँ पे ये करना है कि लोड मॉडल हेयर। ठीक है, तो मॉडल को मैं एक मॉडल नाम दे के यहाँ पे लिखता हूँ पिकल के अंदर मैं लिखता हूँ लोड। हम वहां पे हमने क्या किया था, डंप,
क्योंकि मैंने सेव करना था, लेकिन यहाँ पे मैं इस मॉडल को लोड कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा पिकल डॉट लोड और उसके अंदर अगेन मुझे इस बार जस्ट ओपन लिखना है, ओपन के अंदर जो मॉडल मैंने सेव किया था उसका नाम, लेकिन इस बार जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा मैं लिखूंगा रीड बाइनरी मोड, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने राइट बाइनरी मोड लिखा था, मैंने सेव करना था, इस बार मैं इस मॉडल को रीड कर रहा हूं, तो इसलिए मैं यहाँ पे रीड बाइनरी मोड लिखूंगा। ओके, मॉडल लिखने के बाद हम क्या करते हैं, क्रिएटिंग वेब ऐप यूजिंग स्ट्रीमलेट। अब अगर आपको आइडिया नहीं है कि स्ट्रीमलेट क्या है, तो ये एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो डेटा साइंस के लिए आपको एक वेब ऐप प्रोवाइड करता है। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, चंद लाइंस ऑफ कोड में आप एक बहुत बड़ा वेब ऐप बना सकते हो। तो आज हम इसको स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ये एक फ्लो है। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो हमने स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट किया है एज एन st, वो यहाँ पे लिखना है st.title। अब ये टाइटल स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है जो आपको देता है एक टाइटल। अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर लिखो concrete age prediction in days, अब मैंने ये ओपन करना है, तो ओपन मैं कैसे करूंगा, ओपन में टर्मिनल में जाऊंगा। ये जो टर्मिनल है, पहले तो मुझे स्क्रीन को क्लियर करना होगा। क्लियर करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने लिखना है स्ट्रीमलेट रन, उसके बाद आपने लिखना है रन। जो ऐप आपने बनाया है दिस ऐप, उसका नाम मैंने नाम दिया है app.py, तो स्ट्रीमलेट रन app.py एंड एंटर करते ही ये आपको एक URL देगा, आपने उस URL पे क्लिक करना है, दिस URL, क्लिक ऑन दिस URL, लेकिन ये खुद ऑटोमेटिकली ओपन हो ही जाएगा। ओपन होने के बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे एज यू कैन सी लोडिंग ले रहा है, तो ये टाइटल आ गया, क्रिएट कॉन्क्रीट एज प्रेडिक्शन इन डेज। ओके, सो ये होता है टाइटल, ना आपको स्टाइलिंग की जरूरत है, ये खुद बहुत कर लेगा। अब इसके आगे हमने यूजर से कुछ इनपुट लेने हैं। देखिए यूजर से हमने इनपुट किस तरह लेने हैं, तो मैं सबसे पहले एक चीज करता हूँ, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, इस पे ज्यादा फोकस ना देना। मैं अपने आसानी के लिए यहाँ पे कुछ कॉपी करने वाला हूँ जो मैंने वहां पे जुपिटर नोटबुक में कुछ बनाया था। मैं यहाँ पे इन चार फीचर्स, इन चार कॉलम्स को कॉपी करने वाला हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ से क्लोज करने वाला हूँ। ओके, अब इस टाइटल के ऊपर मैं इनको पेस्ट करके इनको कमेंट कर रहा हूँ। क्यों, अब देखना, मैं यूजर से इस डे के अलावा, इस डे को छोड़कर, क्योंकि ये हमारा आउटपुट वेरिएबल है, यूजर से सीमेंट भी लूंगा इनपुट में, वाटर भी लूंगा एंड स्ट्रेंथ भी लूंगा। तो यहाँ पे मैं सीमेंट को कॉपी करके यहाँ पे सबसे पहले मैं st.text इनपुट है जो यूजर से इनपुट लेता है, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ एंटर सीमेंट वैल्यू। अब ये यूजर जो भी एंटर करेगा वो इसके अंदर आ जाएगा, सीमेंट के अंदर। अगर मैं दिखाऊं देन यू वुड सी, रिलोड करता हूं मैं इसको, जैसे मैं रिलोड करूंगा और ये आ गया, ये आपके यूजर का इनपुट यहाँ पे आ गया। मुझे दो और भी चाहिए, तो मैं इसी को कॉपी, बल्कि मैं मैनुअली करके देता हूँ। st.text इनपुट बिल्ट इन फंक्शन है, इसके अंदर अगेन एंटर, इस बार वाटर लेवल, ठीक है। तो मैं ये जो वाटर वाला वेरिएबल है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कि यूजर जो भी इनपुट करेगा वो फाइनली इस वाटर में आ जाए। यही सेम काम मैं स्ट्रेंथ के लिए भी करूंगा, तो मैं इसको यहाँ पे ला के पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद st.text इनपुट लिखता हूँ और इसके अंदर एक मैसेज डिस्प्ले करता हूँ, एंटर एंटर स्ट्रेंथ वैल्यू। अब अगर मैं दिखाऊं देन यू वुड सी दिस थिंग्स। ओके, लेट मी रिलोड इट। अब ये 3 इनपुट है, ठीक है, ये 3 इनपुट है, इसमें जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा, तो हम यहाँ पे एक बटन ऐड करेंगे, जब कोई उस पर क्लिक करेगा तो वो एक मैसेज डिस्प्ले करके देंगे। ओके, नेक्स्ट। अब एक काम आप लोगों ने यहाँ पे करना है, वो ये है कि पहले तो मुझे इसको रिमूव करना होगा। अब देखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कोड हो सकता है। अब ये जो यूजर इनपुट देगा, सीमेंट के पास आएगा, वाटर के पास आएगा, स्ट्रेंथ के पास आएगा, इसको पहले मुझे numpy एरे में कन्वर्ट करना है। तो मैंने numpy डॉट एरे एक फंक्शन इसके अंदर, उसके अंदर लिस्ट ऑफ लिस्ट पास करना है, लिस्ट ऑफ लिस्ट, व्हाट आई हैव डन, लिस्ट ऑफ लिस्ट, और उसके अंदर मैं पास करता हूं पहले सीमेंट कॉमा वाटर कॉमा स्ट्रेंथ।
क्योंकि ये एक सेपरेट वैल्यूज हैं यूजर की। मैं पहले इनको एक लिस्ट ऑफ लिस्ट में कन्वर्ट करके उसके बाद numpy एरे में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। फिर मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ फीचर्स। अब मेरा सारा का सारा यूजर इनपुट इस सिंगल वेरिएबल के अंदर आ गया, जो कि है फीचर्स। अब मैं इस पे प्रेडिक्शन मारूंगा। प्रेडिक्शन में कैसे मारूंगा, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ प्रेडिक्शन के नाम से। जो मैंने मॉडल इंपोर्ट किया है रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, वो ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है। अब ये जो नया डेटा है जो यूजर ने एंटर किया है, उस पे मैं इसको प्रेडिक्ट मारूंगा। सो प्रेडिक्ट, और फिर प्रेडिक्ट के अंदर मैं जस्ट पास करूंगा फीचर्स। अब हुआ क्या कि यूजर ने जो भी इनपुट दी है वो सीमेंट, वाटर, स्ट्रेंथ के अंदर आए। सबसे पहले उसको हमने एक लिस्ट में कन्वर्ट करके numpy एरे में कन्वर्ट किया, एंड देन सारे के सारे इस रिजल्ट को एक फीचर्स में स्टोर किया। अब ये एक नया यूजर इनपुट है जो मशीन ने नहीं देखा है, जो मॉडल हमने ट्रेन किया है उसने नहीं देखा है। तो ये फीचर हमने जस्ट इसके अंदर पास किया और उस पर प्रेडिक्ट, दिस शुड बी प्रेडिक्ट, अदरवाइज ये आपको एरर देगा। प्रेडिक्ट किया और फाइनल रिजल्ट हमने इसके अंदर स्टोर किया। लेकिन हम यूजर को दिखाना क्या चाहते हैं, डे मतलब सीमेंट की एज। तो वो मैं अब यहां से निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, रिशेप करके एक रो का लास्ट वाला वैल्यू, एक रो का लास्ट वाला। अब ये स्लाइसिंग है, आपको अगर पाइथन का आइडिया है तो एक्चुअली यहाँ पे मैं करना क्या चाहता हूं, मैं एक सिंगल रो के एक सिंगल इंस्टेंस में इंटरेस्टेड हूं। लेट मी शो यू। अब मैं क्या करूंगा, उसके बाद में एक इफ, हम बटन कुछ इस तरह बनाते हैं इसमें स्ट्रीमलेट में कि आपको इफ कंडीशन लगाना होगा। उसके बाद st जो कि स्ट्रीमलेट है, उसके अंदर बटन, और बटन के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं चेक गेट एज, यही नाम दे रहा हूं। अब मेरा सारा का सारा रिजल्ट इस प्रेडिक्शन के अंदर है कि जब कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो इस प्रेडिक्शन को मैंने वहां पे डिस्प्ले करके देना है एक मैसेज के साथ। तो स्ट्रीमलेट के अंदर आप मैसेज को कुछ इस तरह डिस्प्ले करते हो st.write। इसका काम ये है कि ये एक मैसेज डिस्प्ले करके देगा। जैसे कि अगर इसके अंदर मैं ये लिखूं कॉन्क्रीट एज इन डेज इज, और उसके बाद में कामा डाल के ये प्रेडिक्शन पास करो एट 0 इंडेक्स, देन यू वुड सी कि जो भी रिजल्ट इसके पास होगा, इसके पास सिंगल रिजल्ट होगा डे का। कोई भी डे हो सकता है जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया हो। अब मैं उसको वहां पे प्रिंट करना चाहता हूं इस मैसेज के साथ। तो अब अगर मैं लोड करूं इसको, लोड करने के बाद इसने कुछ एरर दिया, तो फिलहाल के लिए हम इसको इग्नोर करते हैं। मैं इसके अंदर एक वैल्यू डाल रहा हूँ 10 पॉइंट, लेट्स से सीमेंट का हमारे पास 2.20 एंड वाटर लेवल लेट्स से वी हैव 54 पॉइंट दिस, एंड स्ट्रेंथ लेट्स से वी हैव 43 पॉइंट दिस। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ तो ये एरर तो रिमूव हो गया, लेकिन अगर जैसे ही मैं गेट बटन पर क्लिक करूंगा तो मुझे मेरा मॉडल आउटपुट जनरेट करके देगा। एंड या 100 डेज, एज यू कैन सी कि आपकी कॉन्क्रीट एज इन डेज ये है। जो कॉन्क्रीट आपने बनाया है उसमें जो भी आपने सीमेंट इस्तेमाल किया, सीमेंट लेवल, वाटर लेवल और उसकी स्ट्रेंथ देखने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आपकी कॉन्क्रीट की एज इतनी है। ओके, सो इसी तरह आप एक एंड टू एंड इंटायर प्रोजेक्ट बनाते हो मशीन लर्निंग का। दिस इज द वर्क फ्लो। हर प्रोजेक्ट आप इसी तरह करते हो। अब इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, कुछ प्रोजेक्ट कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत सिंपल रखा ताकि जो बिगिनर्स हो उनको एक आइडिया हो जाए। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो मैंने 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट बनाया है उसके जो पिछले वीडियोस हैं उनको भी एक बार अगर आपने देखे हैं तो रिवाइज करो, अगर आप नए हैं तो उनको भी जाकर देख लेना। सो मिलेंगे एक नई मशीन लर्निंग के 100 डेज में एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।